शनालाल मध्यम वर्गीय परिवार से था। उनके परिवार में उनकी माँ, उनकी पत्नी कामिनी, एक बेटी जील और बेटा राजा था। उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और बेटा स्कूल में। जील रोज चलकर कॉलेज जाती थी। कामिनी घर के काम के साथ साथ थोड़ा सिलाई का काम करके शनालाल का हाथ बटाती थी। जील बहुत सीधी लड़की थी। वो शनालाल की बहुत लाडली बेटी थी। एक दिन जील के कॉलेज से म्यूजियम देखने जाने का प्रोग्राम था। जील को वैसे भी पुरानी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। म्यूजियम वाकई में बहुत बड़ा था। घूमते घूमते 2 घंटे हो चुके थे, पर फिर भी अभी काफी कुछ देखना बाकी था। दूसरे सारे स्टूडेंट्स तो थक गए और उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था पुरानी चीजों में, तो एक जगह बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। पर जील और उसकी एक दोस्त रीना बड़े चाव से सब कुछ देख रही थी। देखने में वो दोनों इतनी मशगूल थीं कि सिर्फ वो दोनों सबसे काफी दूर निकल आई थीं और उनका ध्यान ही नहीं रहा। उतने में रीना ने एक पुरानी सी संदूक देखी। उस पर इतना अच्छा नक्काशी का काम किया हुआ था कि वो उसे हाथों से छुए बिना रह नहीं पाई। उसने जील को भी आवाज लगाई। जील तो उसे देखकर एकदम से हैरान सी रह गई। वो भी संदूक को चारों ओर से हाथ लगाकर देख रही थी। एकदम से संदूक से खट की आवाज आई। दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगी। तभी रीना ने देखा कि खट की आवाज के साथ ही संदूक खुल गई है। रीना ने उसका ढक्कन खोला तो अंदर एक खूबसूरत सा लॉकेट जैसा था। जील ने उसे देखते ही हाथ में उठा लिया और अपने गले में लगा के रीना से पूछने लगी, देखो जरा कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा है ना? उसकी चमक तो देख, अभी भी वैसी की वैसी है। जील उस लॉकेट से बेहद प्रभावित हो गई थी। उसे बहुत ही पसंद आया था और उसका उसे संदूक में वापस रखने का मन ही नहीं कर रहा था। यह देखकर रीना ने उससे कहा, तुझे इतना पसंद आया तो तू ही रख ले इसे। वैसे भी संदूक के अंदर था तो किसी को पता भी नहीं होगा और शायद ये इतना कीमती नहीं होगा, तभी तो संदूक को ताला नहीं लगा हुआ था। जील झिझक रही थी, पर उसे न जाने क्यों ये लॉकेट बहुत ज्यादा भा गया था। रीना ने फिर से उसे कहा, अरे सच कह रही हूं, रख ले। जील का मन भी उसे अपने पास रखने के लिए मचल गया और उसे रीना की बातें सही लगने लगी। आखिर उसने वो लॉकेट अपने पास रख लिया। उस दिन वो दोनों बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबको बताया। हालांकि उसने लॉकेट की बात घर पर किसी को भी नहीं बताई। सिर्फ उसकी दोस्त रीना ये बात जानती थी। रात को जब सब लोग सो गए तो जील ने चुपके से वो लॉकेट निकाला और बाथरूम में जाकर उसे गले में पहनकर खुद को आईने में देखने लगी। ऐसे ही न जाने कितनी देर तक वो आईने के सामने खड़ी रही। अब तो उसका रोज का यह नियम हो गया था। जब सब लोग सो जाते वो लॉकेट पहनकर खुद को आईने में निहारने लगती। धीरे धीरे कम नींद मिलने की वजह से उसे कमजोरी महसूस होने लगी। लेकिन न जाने क्यों उस लॉकेट में क्या खास बात थी कि वो खुद को पहनने से उसे रोक नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसके बर्ताव में भी बदलाव आने लगा। वो देर से उठती, उठकर बस बैठी रहती। न उसकी मम्मी की कोई मदद करती, न कॉलेज जाती और ना ही किसी से बात करती। कामनी उसे बहुत टोकती, क्या हो गया तुझे? कुछ सुनती क्यों नहीं? पर मम्मी की बातें जैसे उसके कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। उस दिन कामनी उसकी हरकतों से बहुत ही गुस्से में थी। जैसे ही जील के पापा आए, उसकी मम्मी ने जील के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। शनालाल उसे प्यार से पूछने लगे, समझाने लगे, पर जील को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शनालाल ने थोड़े गुस्से में जील को बुलाया तो जील उन पर भड़क गई और एकदम टपोरी भाषा में उसके मम्मी पापा को गाली देकर बात करने लगी। जील का ऐसा व्यवहार देखकर दोनों एकदम सहम गए। दोनों को समझ नहीं आया कि जील ऐसे कैसे बात कर सकती है। आज तक तो उसने कभी भी जरा भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। जील गुस्से में अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन उसने कामनी को मम्मी कहने के बजाय नाम से बुलाया। शनालाल को अब बहुत गुस्सा आया और उसने जील को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? जील एकदम से रोने लगी। ये देखकर दोनों हैरान हो गए। वो पूछने लगी, मैंने क्या किया अभी? ये सुनकर जील के मम्मी पापा हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। शनालाल फिर से उसके पास बैठे और नरमी से उससे बात करने लगे। जील रोए जा रही थी। उन्होंने उसे सहलाया। कामनी ने उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद जब जील के पापा ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, बता,
क्यों ऐसे बर्ताव कर रही है तो कुछ दिनों से? जील ने कहा, पता नहीं पापा, पर मुझे कुछ दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे रात को नींद भी नहीं आती ठीक से। वैसे मुझे बहुत थकान लगती है, पर फिर एकदम से कभी कभी जैसे मुझ में ताकत आ जाती है। ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ गोलियां लिख दी। 1 हफ्ते के बाद भी कोई फर्क नहीं दिख रहा था, और ऊपर से दिन ब दिन झील का बर्ताव भी बहुत ही अजीब सा होने लगा था। उसके पापा को कई दिनों से परेशान देखकर उनके एक कलीग ने उनसे पूछा। उन्होंने उनकी बेटी के बारे में उसे बताया तो उसने कहा कि भाई आप मानो या ना मानो, मुझे तो ये कुछ भूत प्रेत वाला मामला लग रहा है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, आप उससे मिलकर आओ। मुझे लगता है कि आपको वहीं आपकी बेटी की समस्या का समाधान मिल जाएगा। भूत प्रेत और तांत्रिक की बात सुनकर उसके पापा सहम गए। उन्होंने घर जाकर कामनी से यह बात कही। मन तो दोनों का नहीं हो रहा था, पर झील की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, तो एक बार उसे तांत्रिक के पास ले जाना उन्होंने ठीक समझा। वो दोनों तांत्रिक के घर झील को लेकर गए। वहां तांत्रिक ने झील को एक कुर्सी पर कमरे के बीचों बीच बिठाया। कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और पूरा अंधेरा कर दिया। उसके बाद झील के चेहरे पर टॉर्च की लाइट डाली और उससे पूछने लगा, बता कौन है तू? झील रोने लगी, पर तांत्रिक उससे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगा, जल्दी बता कौन है तू? क्यों आया है इस बच्ची के शरीर में? क्या चाहिए तुझे? झील को इस तरह देखकर उसके पापा पिघल गए और तांत्रिक से झील को छोड़ने के लिए कहा, पर तांत्रिक नहीं माना। उसने झील को एक तमाचा जड़ दिया और फिर पूछा, जल्दी बता कौन है तू? पर इस बार झील ने रोना बंद कर दिया और उसने तांत्रिक को जोर से एक लात मारी। अब वो खड़ी हो गई और तांत्रिक से कहने लगी, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं? झील का ऐसा रूप देखकर उसके मम्मी पापा तो जैसे पत्थर की मूर्त ही बन गए। झील की आवाज एक आदमी की भारी आवाज के जैसी थी। वही टपोरी भाषा में बात कर रही थी, पर 2 मिनट के बाद तो गजब ही हो गया। झील के मम्मी पापा के मुंह से चूत तक नहीं निकल रही थी। झील ने तांत्रिक को गले से पकड़कर जमीन से ऊंचा उठा दिया। तांत्रिक ने तड़पते हुए आखिर अपनी जान गंवा दी, और जैसे कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे झील सीधे बाहर निकल गई। उसके मम्मी पापा में तो हिम्मत ही नहीं बची थी यह सब देखने के बाद कि कुछ भी कह सके। वो लोग भी पीछे पीछे झील के साथ घर की तरफ चल दिए। शनालाल को अब अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले ली और अपनी कुलदेवी के मंदिर के बाबा से मिलने गए। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही ऐसा तांत्रिक है जो शायद ये सब ठीक कर सकता है। शनालाल बाबा के साथ उस तांत्रिक के पास गए और उन्हें सब बताया। तांत्रिक उनके साथ उनके घर आए। उन्होंने जैसे ही झील से बात करना शुरू की, झील में से एक औरत की आवाज आई, कैसे हो बेटा? तांत्रिक की तो बोलती ही बंद हो गई वो आवाज सुनकर। वो तांत्रिक की मां की आवाज थी जो कि पिछले महीने ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। अब झील उनकी हालत देखकर अट्टहास करने लगी। झील कभी टपोरी की आवाज में बोलती तो कभी तांत्रिक की मां की आवाज में, तो कभी किसी और आवाज में। तांत्रिक ने शनालाल से कहा, आपकी बेटी कई आत्माओं का घर बन चुकी है, अब उसका कभी छुटकारा नहीं हो सकता, उल्टा उसे और शरीर की तकलीफ होगी। बेहतर है कि आप उसे धोखे से जला दें ताकि उसका शरीर किसी और बुरी आत्मा का ठिकाना न बन पाए। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था तो आखिर शनालाल ने रोते हुए अपनी ही बेटी को जिंदा जला दिया ताकि उसकी और साथ ही उन आत्माओं की भी मुक्ति हो सके।